बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर फेलोज़, आज मैं CRPC के इंतहाई अहम टॉपिक मोड्स टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इन द कोर्ट, यानी किसी शख्स मुद्दई या मुल्ज़िम या गवाहान को अदालत में हाज़िर आने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है, उसके क्या तरीक़ाकार होंगे। उसमें 3 अहम जो चैप्टर 3 CRPC के अंदर बयान किए गए हैं वो 3 अहम तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है थ्रू समन अंडर सेक्शन 68 to 74 CRPC, यानी उसकी तलबी की जाएगी, उसे बुलाया जाएगा कि वो अदालत में हाज़िर हो जाए। उसमें जो 68 से 74 तक जो सेक्शंस हैं उनमें फिर जो डिटेल है वो बताया गया है कि फॉर्म ऑफ समन क्या होगी और किसके ज़रिए जो है वो सर्व्ड किए जाएंगे समन्स, और किसको सर्व्ड किए जाएंगे, कैसे सर्व्ड किए जाएंगे, और उनका जो एक अगर इसकी डिटेल में जाएं तो फिर अलग तरीका है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बयान करूँगा। उससे जो नेक्स्ट तरीक़ाकार है वो है थ्रू वारंट, जो आम हालात में मीडिया पर भी सुनते रह गए हैं कि फ़लाँ सियासतदान के आज वारंट गिरफ़्तारी या वारंट अदालत ने निकाल दिए हैं, इलाका मजिस्ट्रेट ने निकाल दिए हैं। कभी इमरान ख़ान के निकलते हैं, कभी राना सनाउल्लाह के निकलते हैं। वो इसी एक जो है CRPC का टॉपिक है, CRPC का जो ये तरीक़ाकार है, इसके ज़रिए ये वारंट्स जारी होते हैं। ये अंडर सेक्शन 75 to 68A CRPC होते हैं। उससे जो अगला तरीका है, अगर समन पे नहीं आता तो उसके वारंट होते हैं। वारंट की फिर आगे अक़साम हैं, वो भी मैं बयान करता हूँ। फिर उसके बाद जो है थ्रू प्रोक्लेमेशन, यानी उसे इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, या फिर उसकी अगर कोई जायदाद वगैरह है मूवेबल या इमूवेबल, उसे अटैच कर लिया जाता है। उसको जो है अंडर 87 to 89 CRPC उसको प्रोसेस के ज़रिए लिया जाता है। तो उसके अंदर जो है इश्तिहारी करना किसी मुल्ज़िम को अक्सर ये भी सुनने में आता है, ये भी CRPC के तरीक़ाकार के तहत होता है, या फिर कहा जाता है कि उसकी जायदाद मुल्ज़िम की या किसी गवाह मुद्दई की या ज़ामिन की कुर्क कर ली गई है, अटैच कर ली गई है, वो भी यही प्रोसीजर है जो क्रिमिनल का, इसके तहत, इसी कानून के तहत उसकी जो है ना गाड़ी वगैरह या जो भी है उसकी कोई मिल्कियत है, उसे इसी कानून के तहत धर लिया जाता है। तो आगे जो है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस जो हैं इसके अलावा भी हैं, वो अंडर सेक्शन 90 to 93 CRPC हैं। आगे चलकर इसको भी डिटेल में देखते हैं। जो वारंट की बात की है, वारंट 2 किस्म के होते हैं। एक अरेस्ट वारंट होते हैं, दूसरा सर्च वारंट होते हैं। सर्च वारंट किसी तलाशी वगैरह के लिए हासिल किए जाते हैं, इसमें गिरफ़्तारी नहीं होती किसी मकान की, किसी ऐसी जगह की जहाँ पर कोई जो है ऑफेंस क्रिएट होने की इतला है, या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो है इल्लीगल, कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई चीज़ बनाई जा रही है, उसके लिए सर्च वारंट होते हैं। तो वारंट जो अरेस्ट होते हैं उसमें साफ ज़ाहिर है वो उस किसी आदमी को गिरफ़्तार करने की इजाज़त या हुक्म होता है। जब कोई शख्स जिसको अदालत में हाज़िर होना ज़रूरी है और अदालत को उसे पेश करवाने के लिए उसके समन या वारंट जारी करने का इख्तियार है, और उस शख्स को ऐसी हालत में पेश कर दिया जाए तो अदालत उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का हुक्म देती है। एक आदमी है, उसे उसके अदालत ने समन जारी किए हैं, वारंट जारी किए हैं, तो उनकी तामील होते हुए उस बंदे को गिरफ़्तार करके या वो ख़ुद आके अदालत में हाज़िर हो जाता है, तो अदालत उसे हुक्म देती है कि आप जो है ना कोई अपनी जो है ना ज़मानत दें या कोई ज़मानत, कोई बॉन्ड या छोटी बॉन्ड जमा कराएं, जिसमें ताकि आइंदा के लिए आप इस अदालत में हाज़िर होते रहें, आप गैर हाज़िर ना हों। तो फिर वो जो शख्स है वो
दफ़ा 91 में ट्रायल फेस करने के लिए जो हाज़िरी होती है उसकी, उसमें फिर वो अपना श्योरिटी बॉन्ड जमा करा देता है। ये जो 91 CRPC है, इसके अंदर बेल वगैरह के तलबी के लिए नहीं होता, ये सिर्फ़ ट्रायल फेस करने के लिए जो है मुल्ज़िम को तलब किया जाता है थ्रू समन, उसके लिए ये बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड लिया जाता है। तो आगे चलकर जो इसका फिर है अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 92, कि अगर उसको जो है अदालत में हाज़िर किया गया है लेकिन वो फिर अदालत से गैर हाज़िर हो जाता है, तो फिर उसका क्या किया जाएगा। वो उसको जो है मुआहदे को तोड़ देता है, जो उसने श्योरिटी बॉन्ड वगैरह दे के अपना मुआहदा किया था। अगर किसी शख्स से उसकी अदालत में हाज़िरी के लिए श्योरिटी बॉन्ड के ज़रिए अदालत हाज़िर होने का पाबंद किया गया है, मगर वो उसके बावजूद अदालत में हाज़िर नहीं आता, श्योरिटी बॉन्ड भी उसने जमा करा दिया, ज़ामिन भी दे दिया, और फिर भी वो अदालत में नहीं आता, तो अदालत उसके वारंट जारी करते हुए गिरफ़्तार करके हाज़िर करने का हुक्म जारी कर सकती। तो फिर अदालत कहेगी अब इसके वारंट निकालें और इसको जो है ना पकड़ के लाओ और इसको जो है ना फिर अदालत में पेश करो। फिर अदालत उसके ऊपर मज़ीद आगे जो कार्रवाई होगी, या अगर वो ज़ामिन वगैरह दोबारा देगा तो उसको फिर अदालत वहीं छोड़ देंगे, वरना फिर उसको जो है जेल भी भिजवा सकती है। तो इसी तरह आगे चलकर सेंडिंग ऑफ समन फॉर सर्विस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 93A CRPC, अगर पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्ज़िम है तो फिर उसके बारे में जो प्रोसेस है वो 93A CRPC में दिया गया है। अगर कोई अदालत चाहती है कि किसी मुल्ज़िम को पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर समन जारी करे, तो वो अदालत अपने इख्तियारात को सेंट्रल गवर्नमेंट के गैर मुल्की इख्तियार समात के ज़रिए बज़रिया डाक या दूसरे तरीके से उस मुल्क के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो आमतौर पर जज भी जिसे कहते हैं, उस अदालत का होगा जिस अदालत की हदूद में वो मुल्ज़िम वहाँ पर गैर मुल्क में रहता है, तो उसको भी ये जो है भेजे जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान से उस मुल्क में थ्रू डाक या किसी भी तरीके से वो समन सेंट्रल गवर्नमेंट भिजवाएगी, और वो अदालत फिर वहाँ पर उसी तरह अमल करेगी जिस तरह के एक अदालत जो उसका इख्तियार रखती है उस पर अमल कर सकती है। वो फिर गैर मुल्क की अदालत वहाँ पर उसके वारंट की तामील कराएगी या उस बंदे को वहाँ पे गिरफ़्तार करके वापस पाकिस्तान भिजवा सकती है या उसको इतला दे सकती है समन वगैरह के ज़रिए। सेंडिंग ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 93B CRPC, जिस तरह वारंट पाकिस्तान में अंडर सेक्शन 82 CRPC एक अदालत से दूसरी अदालत के ज़रिए तामील कराए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुल्क से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए गैर मुल्की इख्तियार समात का इस्तेमाल करते हुए बज़रिया डाक या दीगर ज़राए से गैर मुल्की अदालत को भिजवा कर तामील करवाए जा सकते हैं। इसका जो है आउट ऑफ पाकिस्तान जो लोग हैं उनके लिए है, कोई यहाँ पे कोई जुर्म करके वहाँ भाग जाता है या वहाँ पर जुर्म करता है और उसका जो है ट्रायल पाकिस्तान लॉ के तहत यहाँ पर चलना है, तो इस किस्म के लोगों के लिए ये जो हैं लॉज बनाए गए हैं। आगे है सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान ऑफ प्रोसेस रिसीव फ्राम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 93C। इसी तरह अगर कोई गैर मुल्की अदालत है वो पाकिस्तान में कोई अपना समन या वारंट एग्जीक्यूट कराना चाहती है, तो फिर वो वहाँ से अपनी जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ज़रिए से फिर वो वारंट या समन जो है ना पाकिस्तान में भिजवाएगी, और पाकिस्तान की जो है फिर अदालत वहाँ पर जहाँ पर वो मुल्ज़िम या वो आदमी जिसके ख़िलाफ़ वो वारंट या समन है वो वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पाकिस्तान की अदालत उस बंदे को गिरफ़्तार करेगी या उसके जो है ना समन वगैरह अगर एग्जीक्यूट कराना करा कर उस बंदे को वहाँ पर वापस उस मुल्क में भी भिजवा सकती है, या उसका जो यहाँ पर कोई कानूनी प्रोसेस है वो भी उससे अमल दरामद उस पर करा सकती है। और ये जिस तरह एक ये होता है पाकिस्तान से बाहर की अदालत इधर भेजेगी या इधर की अदालत पाकिस्तान से बाहर भेजेगी, बिल्कुल ऐसी है जैसे एक मुल्क में दो अदालतें
जिस तरह कोई गैर ज़िला के अंदर एक अदालत है या गैर तहसील के अंदर है, वो एक दूसरे को अदालत वारंट या समन एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजती है और वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही करती है जैसे उस अदालत को होता है। गैर मुल्क में भी इसी तरह, या पाकिस्तान में भी कोई गैर मुल्क से जो वारंट वगैरह आएंगे बिल्कुल वैसे इख्तियार इस्तेमाल होगा जैसे कि अपने मुल्क में अदालत इख्तियार करती है। तो ये था आज का जो टॉपिक था, इंतहाई अहम था कि किसी भी शख्स को अदालत किन किन तरीक़ों से मजबूर कर सकती है अदालत जो है अपने सामने हाज़िर करने के लिए, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। इंशाल्लाह आगे मज़ीद चलकर जो है फ़ौजदारी क़वानीन के बारे में बयान करता रहूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।